अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उम्मीद करता हूँ सब ठीक ही होंगे। लेक्चर नंबर 3, चैप्टर नंबर 3, इक्विलिब्रियम प्रॉब्लम्स मैकेनिक्स, एग्जाम्पल नंबर 3, पेज नंबर 56। आज हमने स्टार्ट करने हैं। इम्पोर्टेंट एग्जाम्पल है, पेपर पॉइंट ऑफ व्यू के हवाले से भी, हर लिहाज से। तो कोशिश कीजिएगा कि इसे समझ लें अच्छे तरीके से, क्योंकि चैप्टर नंबर 3 की जो मोस्टली स्टेटमेंट्स हैं काफ़ी मुश्किल भी हैं समझने में, लेकिन अगर बात थोड़ी सी सिंपलीफाई करके की जाए तो काफ़ी हद तक समझ आ जाती है। तो इंशाल्लाह मैं कोशिश करूँगा जहाँ तक हो सके आप लोगों के साथ बिल्कुल बिल्कुल सिंपल सी करके बात करने की कोशिश करता हूँ। तो चलिए हम पहले स्टेटमेंट इसकी थोड़ी सी एडजस्टमेंट कर लेते हैं, सीख लेते हैं। स्टेटमेंट में क्या कहता है? कहता है कि अ यूनिफॉर्म स्केयर लैमिना ऑफ साइड 2A। हमारे पास एक यूनिफॉर्म स्केयर लैमिना है। मैंने पहले भी बता दिया था कि ये एक पत्थरनुमा बारीक चीज़ होती है लैमिना जो होता है। तो ये स्केयर टाइप में है और इसकी चारों साइडों की लेंथ जो है 2A होती है। और ये बात भी याद रख लीजिएगा, एक स्केयर जो होता है उसका डायगोनल का एंगल जो बनता है वो हमेशा 45 डिग्री का होता है। ये है तो प्लेन के साथ रेस्ट में है, इक्विलिब्रियम में रुका हुआ है, लेकिन रुका किस तरीके से हुआ? हमने दो पेग्स लिए, इसे जिस तरह हम खंबा नुमा जिसे कहते हैं, टावर नुमा कहते हैं, इस तरह के हमने दो पॉइंट्स पर इसे रख लिए, पॉइंट P पर और पॉइंट Q, दोनों के साथ इसे मिला करके हमने यूनिफॉर्म किया हुआ, इसे रुका हुआ है। और इनके दरमियान जो डिस्टेंस है वो हमारे पास B है। और ये जो है, ये जो पैक्स हैं ये पैरेलल हैं किसके? हॉरिजॉन्टल प्लेन के। हॉरिजॉन्टल प्लेन के ऊपर ये क्या है? पैरेलल्स हैं। ठीक है, हमने ये शो करना है कि अगर B जो है ये लेस देन है किसकी लेंथ से? साइडों की लेंथ से। 2 होता है यहाँ पर, ठीक है, हाफ का भी हाफ निकला जी। और B ग्रेटर देन अगर हो हमारे पास A√2 से, A/√2 से, अ नॉन सिमेट्रिकल पोजीशन ऑफ इक्विलिब्रियम इज पॉसिबल। सो हमारे पास फिर बात ये आती है कि एक नॉन सिमेट्रिकल पोजीशन ऑफ द इक्विलिब्रियम हमारे पास बनती है, और ये तभी पॉसिबल होगी, और ये सभी कुछ तब ही पॉसिबल होगा हमारे पास जिसमें B × sin थीटा प्लस cos थीटा इक्वल टू A होगा, यानी sin थीटा प्लस cos थीटा इक्वल टू A होगा। ठीक है, और थीटा हमारे पास क्या है? वो एंगल है जो कि यहाँ पर फॉर्मेशन हो रही है एंगल की। ठीक है, हॉरिजॉन्टल के साथ ही एंगल बना रहा है। तो मैं सारी की सारी स्टेटमेंट दोबारा रिपीट करता हूँ। हमारे पास मौजूद है यूनिफॉर्म लैमिना मौजूद है ऑफ साइड 2A, और रेस्ट है कहाँ पर? इन अ वर्टिकल प्लेन के ऊपर ऑफ 2 साइड्स इज कंटेंट विद 2 स्मिथ, और इसकी दो साइडों को हमने जोड़ दिया है किसके साथ? एक दो पैक्स के साथ। ठीक है, खंबा नुमा चीज़ है कोई, और उसकी लेंथ B है, जबकि स्क्वायर की हर साइड की लेंथ 2A है, और एंड इन दिस सेम हॉरिजॉन्टल लाइन के साथ, यानी वो पैक्स जो हैं वो पैरेलल हैं किसके? हॉरिजॉन्टल लाइन के। एक बात ये होगी। आगे कहता है प्रूव ये करना है कि अगर हमारे पास B लेस देन हो A के ग्रेटर देन A/√2 के हो, तो एक नॉन सिमेट्रिकल पोजीशन हमारे पास आती है ऑफ इक्विलिब्रियम की। ठीक है, नॉन सिमेट्रिकल का मतलब ये है कि है वो सिमेट्रिकल इक्विलिब्रियम में है, लेकिन कंडीशन कैसी है? यकसानियत नहीं है, उसमें गैर यकसानियत है।
ठीक है, ऐसे फील होता है कि इसका झुकाव एक तरफ ज़्यादा है, लेकिन ऐसा नहीं है। वो दरअसल इक्वली, ज़ाहिर सी बात है वो इक्विलिब्रियम में है, तो हमारे लिए वो ज़ाहरन क्या है, नॉन सिमेट्रिकल फॉर्म में होगा। ठीक है, और ये पॉसिबल तब होगा जब मेरे पास साइन थीटा प्लस कॉस थीटा इक्वल टू होगा किस चीज़ के, ए और बी के इक्वल होगा। तो चले हम साथ साथ डायग्राम भी बनाएंगे और क्लियर भी करते चले जाएंगे। एग्जाम्पल नंबर है 3, इम्पोर्टेंट है ये एग्जाम्पल भाई, और पेज नंबर है 56, और ये अक्सर का क्वेश्चन नंबर 6 है, उससे भी ये काफ़ी ज़्यादा रिजेंबल कर रही है। तो इंशाल्लाह तब जब हम अक्सर का क्वेश्चन करेंगे तो मैं आप लोगों को फिर ये दोबारा एग्जाम्पल एक बार याद करवाऊँगा लास्ट में। ठीक है, तो पेज नंबर 56 है और लेक्चर नंबर है आज हमारा 3, चैप्टर नंबर भी हमारे पास 3 ही है। ले जी फिर हम डायग्राम इसकी थोड़ी सी ड्रा कर लेते हैं, बाद में आगे बातें करते हैं। स्केल की कुछ कंडीशन ऐसी है कि इस तरह मौजूद है किसी सरफेस के ऊपर, हमारे पास एक केस। अच्छा, अब मज़ीद आगे ये रहा मेरा इसका पहले अपना डायगोनल्स, और इसका एंगल हम यहाँ पर अज्यूम करेंगे कुछ 45 डिग्री का ही, लेकिन मैं शो नहीं करवाऊँगा यहाँ पर। अब यहाँ पर एक पॉइंट मैंने ड्रा कर रहा हूँ, ये अब से इस तरफ ही होना चाहिए, ये बात याद रखिएगा। ठीक है, इससे ए बी सी और डी हर साइड की लेंथ मेरे पास 2a ही है, और इसे मैं यहाँ पर निकला वजह ये है कि यहाँ पर अभी काफ़ी वर्क हमने करना है, तो इसलिए थोड़ा सा इसे छोड़ा हूँ। तो यहाँ पर एक पॉइंट मैं अगर लेता हूँ, याद रखिएगा कि ये हाफ से इस तरफ मौजूद है, हाफ से बहुत ज़्यादा इस तरफ मौजूद है, उस तरफ मौजूद नहीं। तो क्योंकि हमारा कुछ डायग्रामेटिकली थोड़ा सा इशू बन जाता है, तो इसलिए मैं ये कुछ इस तरह कर रहा हूँ। ठीक है, ये रहा मेरे पास पॉइंट पी, और यहाँ पे हमको ड्रा कर लेते हैं पॉइंट क्यू। यहाँ पर पॉइंट आ जाएगा क्यू, इन दोनों को हमने कॉन्टैक्ट में ले लिया, आपस में मिला लिया, बस ये होगी। और ये पॉइंट क्या होगा मेरा, वेट के लिहाज से जी वाला होगा, और यहाँ से वेट जो है वो एग्जैक्टली क्या है हमारे पास डाउनवर्ड डायरेक्शन में एक्ट कर रहा है। बस ये होगी मेरे पास, बस देखते चले जाइए, इंशाल्लाह डायग्राम अभी के भी आप लोगों के सामने क्लियर हो जाएगी। ठीक है, अच्छा जी, अब आगे ये पॉइंट हमने एक ओ लेना है, पॉइंट ओ। इसकी ख़ास बात क्या है, ख़ास बात ये है कि ये अगर मेरे पास प्लेन है ना, सरफेस है, तो ये लाइन जो है ये बिल्कुल इसके पैरेलल होगी, ये जो है, ठीक है, इसके पैरेलल होगी, और ये रिएक्शन है पॉइंट क्यू पर, और इसे हम एस का नाम देते हैं। और पॉइंट पी जो यहाँ पर मौजूद है, इसका रिएक्शन हमारे पास कौन सा होगा, यहाँ से पॉइंट ओ की जानब, उसे हम नाम देते हैं आर का, वही होगी हमारे पास। ठीक है, मज़ीद ये कि ये जो है ये हॉरिजॉन्टल के साथ जो एंगल बना रही है ना, मैंने तो काफ़ी दूर बना के शो करवाया, लेकिन ये हॉरिजॉन्टल हम बिल्कुल करीब शो करवा सकते हैं यहाँ पर, और इसका एंगल यहाँ पे बन रहा है थीटा। ठीक है, अगर इसका एंगल यहाँ पर थीटा बन रहा है तो जनाब लेंगे, फिर अगली बात हम करते हैं। ये है मेरे पास इसका डायगोनल, और इस डायगोनल का एंगल भी यहाँ पर हमारे पास बन रहा है कितना, थीटा ही बन रहा है।
ठीक है। और यहाँ पर भी जो एंगल की फॉर्मेशन होगी डायगोनल वाली वो भी कितनी होगी, एंगल थीटा ही होगा, क्योंकि ये एक रेक्टेंगल है, एक स्क्वायर नहीं है। अगर एक स्क्वायर होती तो मैंने अभी कह दिया है कि यहाँ पर एंगल कितना बनता होगा, π/4 का बनता होगा। ठीक है, यानी इस डायगोनल का भी एंगल π/4, तो यहाँ पर क्योंकि काफ़ी ज़्यादा वर्क हो गया तो इसलिए मैं इसे वैसे के वैसे छोड़ रहा हूँ, मज़ीद इसके ऊपर कोई बात नहीं कर रहा। ठीक है, अच्छा जी, अभी तक जो मैंने बात की, मैंने सबसे पहले एक स्क्वायर अपना यूनिफॉर्म स्क्वायर लेमना बनाया ABCD, इसकी हर साइड को मैंने 2A 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 का नाम दे दिया। ठीक है, उसके बाद मैंने कहा कि हमारे पास एक पेग मौजूद है, डायग्राम जब आप ड्रा करें तो बिल्कुल ऐसे ही इसी तरतीब से ड्रा करने की कोशिश कीजिएगा, तो काफ़ी सारा मामला जो है हमें क्लियर हो जाता है। ठीक है, बनाने में भी आसानी हो जाती है। तो ज़रा गौर कर लीजिए कि P और Q दो पैग्स हमारे पास आ गए। पैग का जो रिएक्शन है पॉइंट P पर, और इसके बाद हमने नाम दिया कि ये सेंटर वाला पॉइंट है जिसे हम सेंटर ऑफ ग्रेविटी कह रहे हैं, और वेट यहाँ पर एग्जैक्ट डाउनवर्ड एक्ट कर रहा है। ठीक है, एक बात ये होगी। उसके बाद हमने बात ये की कि पॉइंट P पर जो रिएक्शन है उसे R का नाम दिया, पॉइंट Q पर जो रिएक्शन है उसे हमने S का नाम दिया। ठीक है, अब जबकि ये एक स्क्वायर है तो यहाँ पर अगर एंगल बन रहा है थीटा, और याद ये भी रखिएगा कि ये हॉरिजॉन्टल के साथ जो एंगल बना रहा है वो भी कितना है, थीटा ही है। जितना एंगल इसके अंदर स्क्वायर के साथ अपना रेक्टेंगल का बन रहा है, अपने ही डायगोनल के साथ उतना ही एंगल बाहर हॉरिजॉन्टल का इस साइड के साथ भी बन रहा है थीटा। अगर यहाँ पर एंगल थीटा है तो इस पॉइंट पर भी एंगल कितना होगा, थीटा ही होगा। ठीक है, एक बार ये होगा हमारे पास। उसके बाद हमने कहा कि इसका पॉइंट O पर हमने रिएक्शन देखना था, तो लिहाजा रिएक्शन मेरे पास S और R की शक्ल में बिलतरतीब Q और P का रिएक्शन आया पॉइंट O पर, और वेट का रिएक्शन भी यहीं पर है, यानी एक तीसरी फोर्स यहाँ पर लग रही है, वो है वेट की फोर्स है। ठीक है, चलें हम स्टार्ट करते हैं। मज़ीद ये कि अगर किसी को इशू हुआ, बात समझ ना आ रही हुई, ठीक है, तो कमेंट्स में भी कर सकते हैं मुझे। ठीक है, तो इंशाल्लाह मैं कोशिश करूँगा कि आप लोगों से पर्सनली तौर पर रब्ता भी कर सकता हूँ, कोई इशू नहीं है। ठीक है, तो आप अपना नंबर वगैरह कमेंट्स बॉक्स में डाल दें, तो जब कभी मेरा ध्यान पड़ा इसके ऊपर तो इंशाल्लाह मैं आप लोगों के साथ रब्ता भी कर सकूँगा। तो जी चलें हम बात आगे कंटिन्यू करते हैं। फ़िलहाल के लिए इतनी बात ही काफ़ी है, तो चलें जी लिखते हैं हम लेट ABCD be a scale of sides 2A। हमारे पास होगी बात। ठीक है, पहले मैंने स्टेटमेंट में बता दिया है कि पी क्यू की जो हमारे पास है वो लेंथ कितनी है, पी क्यू इज इक्वल टू बी इज पैरेलल to horizontal line। तो इंशाल्लाह हो जाएगा मामला, इतना मसले वाली बात कोई नहीं है। तो लेट W be the weight of the scale of the scale lamina acting at the point G। सारा वेट ज़ाहिर सी बात है सेंटर ऑफ ग्रेविटी वाले पॉइंट पर ही होता है, तो ये क्या सेंटर ऑफ द स्क्वायर होगा, दरअसल हम लिख लेते हैं सेंटर ऑफ द स्क्वायर। ठीक है, अच्छा ये बात होगी। अब रिएक्शन की बात कर लेते हैं। रिएक्शन क्या था, P पर रिएक्शन R Q पर, ऐसी ही बात लिखने लगे। लेट R and S be the reaction of let R and S be the reactions at P and Q respectively।
और ये ज़ाहिर सी बात है परपेंडिकुलर है किसके ऊपर, दोनों रिएक्शनल फोर्स जो है आर बी और एस बी, हर फोर्स अपनी अपनी साइड यानी ए बी और ए डी के ऊपर परपेंडिकुलर है, परपेंडिकुलर टू द साइड्स ए बी एंड ए डी. Now the system is in equilibrium. अच्छा जी, तो सिस्टम अब क्या हमारे पास, नो द सिस्टम इज इन इक्विलिब्रियम है. ठीक है, सिस्टम आ गया हमारे पास इक्विलिब्रियम में आ गया. आगे बात करते हैं, लेकिन ये इक्विलिब्रियम में है किन्हीं की वजह से, ये बात भी लिख रहे हैं. द सिस्टम इज इन इक्विलिब्रियम अंडर द एक्शन ऑफ थ्री फोर्सेस, अंडर द एक्शन ऑफ थ्री फोर्सेस के रिएक्शन की वजह. कौन कौन सी फोर्सेस हमारे पास मौजूद हैं, आर एस एंड डब्ल्यू वेट. ठीक है, अच्छा जी, तो अगर ये इक्विलिब्रियम में है तो वो तीनों फोर्सेस क्या होनी चाहिए, कॉन्करेंट होनी चाहिए. तो दीज थ्री फोर्सेस, इन तीनों फोर्सेस को मस्ट बी कॉन्करेंट, तीनों फोर्सेस को कॉन्करेंट होना चाहिए. ठीक है, अच्छा जी, अब फर्ज कर लेते हैं कि ये मिलती किस पॉइंट पर है. तो डायग्राम से भी वाज़ेह हो रहा है कि ये पॉइंट ओ पर मिल रही है, वेट की भी, रिएक्शन एस की भी और रिएक्शन आर की भी. लेट दे मीट एट द पॉइंट ओ, लेट दे मीट एट द पॉइंट ओ. ये तीनों फोर्सेस मिल रही हैं पॉइंट ओ पर मिल रही हैं. ठीक है, लिहाजा हमारे पास नो ए पी ओ क्यू बन गई मेरे पास, ए पी ओ और क्यू तीनों मिलकर के क्या बना रही हैं, एक रेक्टेंगल बना रही हैं. ठीक है, लो जी लिख लो ये बात भी, नो ए पी ओ क्यू इज अ रेक्टेंगल. अच्छा जी, देन ए ओ इज इक्वल टू किस चीज़ के है, पी क्यू के, और ये किसके है, बी के इक्वल ही होगा. ठीक है, यानी हमने अभी क्या बात की है, ए ओ जो है, ए से ओ की लेंथ, क्यों, क्योंकि ये पैग जो हमने लटकाई हुई है ये एज अ हॉरिजॉन्टल इस्तेमाल हो रही है किसके, इस ए पी ओ क्यू की बनने वाली रेक्टेंगल के एज अ डायगोनल शो हो रही है. लिहाजा अगर एक डायगोनल उतरा तो दूसरा भी उतना ही होगा. ठीक है, और ये डायगोनल क्या है, ये वाला डायगोनल पी क्यू वाला, ये जो है ये हॉरिजॉन्टल यानी बेस के साथ जो है पैरेलल पे भी है. ठीक है, 0 डिग्री का एंगल बन रहा है इसका. ठीक है, एक बात ये होगी, तो लिहाजा जितनी लेंथ इसकी होगी पी क्यू वाले की उतनी ही ए ओ वाले की. रेक्टेंगल की वैसे भी खास बात यही होती है कि उसके अंदर हमारे पास जो लेंथ है किसकी, डायगोनल की, दोनों डायगोनल्स की लेंथ हमेशा क्या होती है, इक्वली होती है, एक जैसी होती है. अब इसी के अंदर हम एक ट्रायंगल कंसीडर करते हैं. नो कंसीडर अ ट्रायंगल. कौन सी ट्रायंगल है भाई, ए ई ओ. ठीक है, ए ई ओ एक ट्रायंगल हमारे पास मौजूद है. ए दूसरी जो पॉइंट हमने नाम दिया, ये जो बेस के साथ बन रहा है इसे हमने नाम दे दिया ई का. ठीक है, ए ई ओ अब क्या मेरे पास बन गई एक ट्रायंगल. ठीक है, यानी वो जो लाइन है ओ वाली जो कि सेंटर ऑफ ग्रेविटी वाली, या वो पॉइंट ओ वाली लाइन जो है वो जब नीचे आई तो बेस के साथ जिस पॉइंट पे मिल रही है उसे हमने ई का नाम दे दिया. तो ए ई ओ मेरे पास ट्रायंगल बन गई है. और इसके अंदर एंगल का हिसाब पहले देख लेना अच्छे तरीके से. एक एंगल बन रहा है, गौर करो इसके साथ, इसकी डायगोनल यहाँ पर ये है ए ओ वाला, एक एंगल थीटा यहाँ पर बन रहा है, एक थीटा यहाँ पे बन रहा है, ये 2 थीटा एंगल बनेगा यहाँ पर. ठीक है, तो हम यही बात लिखेंगे, ए ई ओवर ओ ए. ठीक है, ओ ए या ए ओ जो मर्जी ले लें, ए से शुरू कर रहे हैं तो ए से के हिसाब से बात कर लें, तो ये किसके इक्वल होगा, cos ऑफ 2 थीटा के इक्वल होगा. ठीक है, यानी बेस ओवर हमारे पास क्या आ गया, एपोटेन्यूज आ गया.
ठीक है। तो ये आ गया cos ऑफ 2 थीटा के यहाँ से ए ई मेरे पास इक्वल टू आ जाएगा ए ओ इंटू cos ऑफ 2 थीटा के इक्वल आ जाएगा। तो यहाँ से ए ई इक्वल टू ए ओ या ओ ए की लेंथ कितनी है हमारे पास, पी क्यू की ही इक्वल है, और वो कितनी है बी cos ऑफ 2 थीटा के आ जाएगा। ठीक है, लो जी एक बात ये होगी, इसे क्वेश्चन नंबर 1 का नाम देख रखो। फिर एक ट्राइंगल लेते हैं अब के बाद ट्राइंगल लेनी है ए ई जी, ये वाली ट्राइंगल हम लेंगे अब ए ई जी, यानी अब एक साइड ये बनेगी और एंगल यहाँ पर बनेगा कितना, ज़रा गौर करना, एक थीटा, और यहाँ पर एंगल कितना है जितना यहाँ पर है π/4 का। ठीक है, क्लियर है बात। तो ए ई जी मेरे पास मौजूद है। ठीक है, नाउ थीटा प्लस π/4, हाँ जी, अगेन फ्रॉम ट्राइंगल ए ई जी। ठीक है, तो यहाँ से ए ई, फिर वही बात, ए ई ओवर ए जी किसके इक्वल आएगा, cos ऑफ थीटा प्लस π/4। क्लियर होगी बात ये वाली। ठीक है, तो यहाँ से ए ई मेरे पास इक्वल आ जाएगा यहाँ से किस चीज़ के, ए जी और cos ऑफ, इसे ओपन कर लो। ठीक है, फंडामेंटल लॉ यूज़ करके, तो ये आ जाएगा cos ऑफ अल्फा cos ऑफ बीटा, cos में रहता है। ठीक है, माइनस साइन अल्फा साइन ऑफ बीटा। तो ये आ जाएगा ए ई, यहाँ से हमारा निकल आएगा ए जी वैसे का वैसे, ये आ जाएगा 1/2, इसका भी 1/2, वो कॉमन आ जाएगा बाहर, अंदर क्या बचेगा, cos ऑफ थीटा माइनस साइन ऑफ थीटा निकलेगा। ठीक है, इसे क्वेश्चन नंबर आप नाम दे लीजिएगा कितना, 2 का। चलें आगे। अब ज़रा इनकी वैल्यू भी निकाल लेते हैं, ए जी की वैल्यू निकाल लें कितनी आती है, फिर इसके अंदर पुट करके फाइनलाइज करेंगे बात। ठीक है, नाउ फ्रॉम फिगर ए बी सी, एक फिगर हमारे पास मौजूद है, फ्रॉम फिगर ए बी सी, बड़े वाली बात ए बी सी, अब की बार ये भी एक ट्राइंगल मौजूद है हमारे पास। ठीक है, तो जाहिर सी बात है ए सी का स्केयर जो होगा वो ए बी के स्केयर के पास बी सी के ट्राइंगल के अकॉर्डिंग हमारे पाइथागोरस थ्योरम जो है हमारे पास। ठीक है, तो ये निकल आएगा ए बी का स्केयर प्लस ए बी प्लस बी से सी का स्केयर बराबर होगा ए से सी के स्केयर के। ठीक है, ए बी की लेंथ कितनी है, 2 है, इसकी भी लेंथ 2 है, और ए सी हमारे पास वैसे का वैसे ही रह जाएगा। ए सी वैसे ए सी इक्वल टू होगा हमारे पास, ए जी इक्वल टू बनेगा हाफ ऑफ ए सी के इक्वल। ठीक है, वो बाद हम लिख लेते हैं बाद में, क्योंकि सेंटर में मौजूद है जी जो है। ठीक है, तो लिहाजा वो हाफ पे मौजूद है, तो इसलिए हम लिख सकते हैं बड़े आराम के साथ। तो 4a² 8a² इज इक्वल टू आ जाएगा ए सी का स्केयर निकल आएगा। ठीक है, तो यहाँ से स्केयर रूट ले लें आप लोग, तो ये आ जाएगा 2√2 ए मेरे पास निकल आएगा। ठीक है, बट लेकिन हमारे पास जो है ए जी किसके इक्वल बनेगा, ये हमारे पास है हाफ ऑफ ए सी पर। अभी मैंने बता दिया, क्योंकि जो मेरे पास जी पॉइंट है वो कहाँ पर मौजूद है, सेंटर में मौजूद है, किसके, स्केयर के सेंटर में मौजूद है, लिहाजा उसकी वैल्यू क्या आएगी, उससे हाफ ही आएगी, ए सी से हाफ ही होगी। ठीक है, तो ये आ जाएगा मेरे पास फिर 1/2 वैसे का वैसे, ये मेरे पास निकला है स्केयर√2, ए 2 से कैंसिल हो गया, तो ए जी की वैल्यू मेरे पास आ गई कितनी, स्केयर√2 ए मेरी इसकी फाइनल वैल्यू आ गई। ठीक है, चीज़ों की बात। अब हम बात कर लेते हैं फ्रॉम क्वेश्चन 1 और 2 से, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2। तो क्वेश्चन 1 और 2 से हमें क्या मिलता है, जरा गौर करें। तो क्वेश्चन नंबर 1 की भी लेफ्ट साइड ए ई है, और क्वेश्चन नंबर 2 की भी लेफ्ट साइड ए ई ही हमारे पास मौजूद है। कंपेयरिंग हो जाएगी, तो बी cos ऑफ 2 थीटा इज इक्वल टू आ जाएगा बी cos ऑफ 2 थीटा इज इक्वल टू आ जाएगा ए जी की वैल्यू अगले स्टेप में चलो लिख लेते हैं, फिलहाल वैसे एक बार लिख लेते हैं, ए जी इंटू ओवर स्केयर रूट 2 इंटू अंदर क्या बचा हमारे पास cos ऑफ थीटा
माइनस साइन ऑफ थीटा। तो ए जी ओवर स्क्वायर रूट 2 हमारे पास आ गया, ठीक है, और इंटू काज ऑफ थीटा माइनस साइन ऑफ थीटा वैसे का वैसे आ गया, ठीक है। तो काज ऑफ 2 थीटा किसके इक्वल होता है, काज स्क्वायर थीटा, आइडेंटिटीज इस्तेमाल करते जाओ, माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ए जी की वैल्यू हमारे पास मौजूद आई है स्क्वायर रूट 2a डिवाइडेड बाई स्क्वायर रूट 2 काज ऑफ थीटा माइनस साइन ऑफ थीटा वैसे का वैसे। तो ये एक बार प्लस एक बार माइनस, प्लस माइनस वाला कैंसिल हो जाएगा तो बाकी बच जाएगा मेरे पास, ये वाला कैंसिल हो जाएगा प्लस में, तो ये आ गया काज ऑफ थीटा प्लस साइन ऑफ थीटा आ गया, ठीक है। लिख लेते हैं भाई एक बार, समझने वाले पता नहीं कैसे कैसे होते हैं। क्या बात है, इक्वल टू ए इंटू काज ऑफ थीटा माइनस साइन ऑफ थीटा हमारे पास आ गया, तो ये कैंसिल हो गया। बाकी मेरे पास आ गया बी इंटू काज ऑफ थीटा प्लस साइन ऑफ थीटा इज इक्वल टू ए के आ गया। तो यही हमारे पास वो कंडीशन थी जो कि उसने बुक के ऊपर हमसे पूछी भी हुई है कि यही कंडीशन बनानी है, ठीक है। अब आगे उसने बात की थी फॉर नॉन सिमेट्रिकल पोजीशन, ठीक है। अब उसे भी प्रूफ करते हैं। तो नाउ फॉर नॉन सिमेट्रिकल यानी गैर यकसानियत, गैर यकसानियत के होते हुए भी वो किस फॉर्म में है, इक्विलिब्रियम के स्टेट में हमारे पास मौजूद है। फॉर नॉन सिमेट्रिकल पोजीशन हमारे पास थीटा की वैल्यू कितनी है, गैर यकसा है, ठीक है, एक जैसा नहीं है। तो जाहिर सी बात है अगर यकसा होता ना एंगल 0 डिग्री या पूरा 90 डिग्री का बन रहा होता। क्यों? क्योंकि वो बिल्कुल उसके ऊपर ऐसे पड़ा हुआ है और उसके सेंटर का जो एंगल है, मसलन ये मेरे पास डायग्राम है, अगर तो ये बिल्कुल इसके ऊपर पड़ा होता तो यहाँ पर ये थीटा का कंसेप्ट ही ना होता, 0 डिग्री का कंसेप्ट था, ठीक है। अब वो एंगल कितना बना रहा है, या तो वो बना रहा है थीटा, ठीक है, या वो फिर हमारे पास था 45 डिग्री का। लिहाजा एंगल इंक्रीज हुआ कहाँ से कहाँ तक, 0 से 45 तक। तो ये नॉन सिमेट्रिकल कंडीशन बनी है, नॉन सिमेट्रिकल पोजीशन बनी है, ठीक है। इसलिए हम यहाँ पर फिर ये लिखते हैं कि फॉर नॉन सिमेट्रिकल पोजीशन थीटा जो है ये लेस देन है कहाँ से, π/4 और ग्रेटर देन है किससे, 0 से, ठीक है। अब इसी थोड़ा सा हम सॉल्व कर लेते हैं क्योंकि हमने कंडीशन सेटिस्फाइड करवानी है। तो क्योंकि मेरे पास जो एंगल बन रहा है वो कितना बन रहा है, थीटा तो वो एंगल है जो कि उसकी एक साइड बना रही है हॉरिजॉन्टल के साथ, जबकि उसके डायगोनल का एंगल हमारे पास कितना है 45 का। तो उससे भी हमने टोटल एंगल हमने देखना है वो कितना बना है हमारे पास। तो थीटा प्लस हम कर देंगे फिर π/4, ठीक है। दोनों तरफ हमने क्या कर दिया, π/4 ऐड कर दिया। मैं दोबारा बात रिपीट कर देता हूँ जनाब कि हमारे पास जो थीटा है ये सिर्फ एक ही एंगल नहीं बना हुआ है, यहाँ पर हमारे पास दो एंगल बने हुए हैं। एक एंगल तो हमारा बना हुआ है किसके साथ, हॉरिजॉन्टल के साथ जो कि थीटा है, जबकि दूसरा एंगल कौन सा है, ये एंगल है, ठीक है, जो कि उसकी डायगोनल ने बनाया हुआ है किसके साथ, मजीद सरफेस के साथ। तो एक तो बाहर वाली साइड के अकॉर्डिंग हमने देखा तो थीटा बना, तो डायगोनल का अगर मजीद एक्स्ट्रा हम देखें तो वो 45 डिग्री का, ठीक है। तो इसलिए हमने यहाँ पर, अब थीटा अकेला नहीं था तो मैंने जर्नलाइज बात शुरू की थी, थीटा लेस देन है π/4 और ग्रेटर देन, तो लेकिन थीटा कितना है सवाल ये पैदा हो रहा था, वो थीटा हमारे पास है थीटा प्लस π/4, टोटल एंगल हमने चेक करना है, ठीक है। तो ये आ गया हमारे पास थीटा प्लस π/4, तो ये वैसे वैसे रह जाएगा, π/4 लेस देन सेंटर वाला एंगल मेरे पास कितना हो जाएगा, थीटा प्लस π/4 वैसे का वैसे, और ये कितना हो जाएगा, π/2 हो जाएगा। 45 प्लस 45 मेरे पास क्या हो गया, 90 पूरा हो गया। अब साइन ले लो दोनों तरफ, टेकिंग साइन ऑन, तो ये आ जाएगा साइन ऑफ π/4 लेस देन साइन ऑफ थीटा प्लस π/4 लेस देन साइन ऑफ π/2 निकलेगा, ठीक है। तो ये आ जाएगा 1/√2 लेस देन, इसे ओपन कर लो तो ये आ जाएगा साइन अल्फा cos बीटा प्लस cos ऑफ अल्फा साइन ऑफ cos बीटा प्लस cos अल्फा साइन बीटा, यानी यहाँ पे आ जाएगा π/4 लेस देन, और ये किसके इक्वल आ जाएगा, 1 के इक्वल आ जाएगा। क्लियर होगी बात? अच्छा जी, तो ये क्या आ जाएगा, 1/√2 वैसे का वैसे ही, π/4 1/√2 तो कॉमन आ गया 1/√2, तो साइन ऑफ थीटा प्लस cos ऑफ थीटा लेस देन
1 के आगे, बट बराबर है लेकिन साइन ऑफ थीटा प्लस काज ऑफ थीटा अभी अभी हमने प्रूव किया है, वो निकला है ए ओवर बी के इक्वल आया, तो ये आ जाएगा 1/√2 लेस देन ए ओवर √2 बी लेस देन 1 के। क्लियर हो गई बात? ठीक है, तो कंडीशन हमने सेटिस्फाइड मज़ीद करवानी है, तो मल्टीप्लाई कर लेते हैं किसके साथ, सेंटर में ए मौजूद था हमारा, तो मल्टीप्लाइंग बाय किस चीज़ से हमने मल्टीप्लाई कर देना है, b√2 के साथ, दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर दें, तो जब ये b√2 इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, √2 से √2 कैंसिल हो जाएगा, बाकी बच जाएगा b, ये लेस देन आ गया, ये तो ख़त्म हो जाएगा, a लेस देन, तो यहाँ पे आ जाएगा b√2 ही आ जाएगा। ठीक है, अब आप इसे जिस तरह मर्जी लिख लें। आगे मज़ीद बात कर लेते हैं, यहाँ से a जो है मेरे पास, यानी अलग-अलग कर लेते हैं दोनों बातों को, a जो है ये लेस देन है किससे, b√2 से। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ कि b जो है ये ग्रेटर देन है किससे, a/√2 से। ठीक है, इसे क्वेश्चन नंबर 1 का नाम दे लें। इसी तरह दूसरी बात, b जो है ये लेस देन है किससे, a से, क्वेश्चन नंबर 2 का नाम दे देना। ठीक है, तो फ्रॉम 1 और 2 1 एंड 2 मेरे पास चेक करना जरा, दोनों में b ही साइड कॉमन बन रही है, b यही सेंटर में, b लेस देन है किससे, a से, और ग्रेटर देन किससे है, a/√2 से। ये वो कंडीशन है जो हमने इसकी सेटिस्फाइड करवानी थी। ठीक है, तो ये थी जनाब हमारे पास हम एक एग्जांपल नंबर 3 इंशाल्लाह नेक्स्ट एग्जांपल करेंगे कल में, तो तब तक लिए हमें दीजिए जनाब इजाज़त, अपना रखिएगा बहुत ज़्यादा ख्याल, अल्लाह हाफ़िज़।